होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 13 नंबर के क्वेश्चन की। वो दिया हुआ है राइट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपको लिखना है इलेक्ट्रिक मोटर का। चलिए तो आप इसे देख लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी कोई करंट फ्लो हुआ किसी भी कंडक्टर में तो उसके आइट साइड क्या प्रोड्यूस हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो दैट इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तब उसने क्या एक्सपीरियंस किया कि हाँ यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इसे हिंदी में जाने तो हिंदी में भी आप इसे यही लिख सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब प्लेस करेंगे और उस कॉइल से जब करंट पास करते हैं तो उस कॉइल पर फोर्स लगता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। बस ये फोर्स जो लगा जिसकी वजह से क्या होता है, कॉइल रोटेट करने लगती है। तो ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। अब इससे अगर पूछ लिया जाए कि भैया इसके यूजेस क्या क्या है तो आप बोल सकते हो फैन में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सर में, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें हमें राइट द नेम्स ऑफ 3 सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के 3 सोर्सेस लिखिए। तो देखिए मैंने लिखे डायरेक्ट करंट जनरेटर या फिर हम बोल सकते हैं डीसी जनरेटर, केमिकल इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज में, या फिर सोलर इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज में। बस इतना ही लिखना था। 3 मार्क्स का था आपका ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर का डायग्राम देख लीजिए। बस ऐसे ही आपको बनाना है। जितने नेम याद हो जाए वैसे बना लीजिएगा। बट हाँ ध्यान रखिएगा कि जब डायग्राम बनाओ तो सन की रे अंदर की साइड आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायग्राम तो आप बेटा देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन जैसा कुछ है नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है व्हाई शुड वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, राइट इट्स इक्वेशन। मोस्ट आईएमपी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। व्हाई शुड वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, राइट इट्स इक्वेशन। बहुत आसान है। क्वेश्चन समझ में आया कि पीओपी को स्टोर करने के लिए हमें मॉइस्चर ना हो ऐसा कंटेनर क्यों चाहिए होता है। मॉइस्चर समझ गए ना? ठीक है। अब ऐसा कंटेनर क्यों चाहिए रहता है तो देखो, बिकॉज क्योंकि पीओपी की एक टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्पंज लीजिए, जब आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो स्पंज पानी को क्या कर लेगा? ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यही पीओपी की खासियत बात रहती है कि वो वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक अब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो अब क्या करेगा? एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम। जिससे पीओपी का यूज़ क्या हो जाता है? कम होने लगता है। इसलिए उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये वही लिखा हुआ है बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस अ पावरली मास एब्जॉर्ब वाटर, वही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सॉलिड बना लेता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। इस वजह से हमें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर ना हो। अब क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इसकी वो लिखो क्या रिएक्शन, तो इक्वेशन तो इक्वेशन क्या होगी? CaSO4 हाफ H2O प्लस 1:1/2 H2O, फिर एरो का साइन बनाओगे CaSO4.2H2O। ठीक है। तो रिएक्शन से कर लीजिएगा इक्वेशन आप। नेक्स्ट आ रहा है हमारा राइट अ केमिकल नेम फार्मूला एंड 2 यूजेस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए ना कौन सा प्लास्टर की बात चल रही है? जो हमारे हाथ पैर कुछ फ्रैक्चर हो जाते तो हम जिनका यूज़ करते हैं ना, वही प्लास्टर है ये। और अगर आ जाए कि इसके यूजेस लिखो कि इसका यूजेस कहाँ है तो आप लिख सकते हो डेकोरेटिव मटेरियल में, है ना, बच्चों के खिलौने में, टॉयज़ में, इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। राइट द केमिकल नेम फार्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO यूजेस इसके अगर बोला है तो यूजेस क्या क्या हो जाएंगे? फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स एंड पेपर 2 यूजेस बोले थे तो हमने सिर्फ 2 ही लिखे। एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है। इंसेक्टिसाइड मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा एसिडिटी वगैरह बनती है तो अगर हम थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर खा लेते हैं तो एसिडिटी दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा राइट द नेम्स फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एक मैं वीडियो सेंड करूंगी जो गोपाल सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें उन्होंने बताया है कि क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन और कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अभी तो हमसे बात की है कि फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन लिखो। तो देखो
फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन हो गया पहले मीथेन, फिर इसका आपको फॉर्मूला लिखना है जो होता है बेसिकली CH4। फिर इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कैसे बनाया, देखो C1 था तो C लिखा, H कितने 4 तो H4 लिखा। अब ये मीथेन का फॉर्मूला कैसे याद करें CH4, तो वो वीडियो में भी अपलोड करूँगी, उसमें देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक बताई है, उसमें याद हो जाएंगे। उसके बाद ये रहे इथेन, फिर एथीन, फिर एथाइन। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ रहा है डिफाइन हाइड्रोजिनेशन एंड राइट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होता है? तो अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन की बेटा, तो हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं हम कि बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़, या फिर सुनो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम कह सकते हाइड्रोजिनेशन कहलाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का उसके अदर कंपाउंड्स से रिएक्शन होता है और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि घी को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वेजिटेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन समझ में आया आपको कि हाइड्रोजिनेशन इज द केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड। हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड के बीच की रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है? कैटलिस्ट की, बस। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइड्रोजनेशन कोई एक एडिशन रिएक्शन। अब पूछा था कि इंडस्ट्रियल इसकी एप्लीकेशन लिखो, तो एप्लीकेशन आप वही लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई कि घी ये लिखा हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कि सलाइवा का क्या यूज़ है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो देखो, when added to food the saliva moisten the meal and help produce a nutritious bolus that can be quickly swallowed। नहीं आ रहा समझ में? तो देखो आप बस इतना सा लिख सकते हो कि स्टार्च सेलिवरी की वजह से जो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। स्टार्च पार्टिकल को शुगर में ब्रेक डाउन करना, स्टार्च को कन्वर्ट करना शुगर में, यही प्रोसेस कहलाती है हमारी कौन सी? डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है। क्या होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करना, किस में? शुगर में, बस इतना सा, ठीक है। और रोल अगर बात करें तो आप वही इजी स्वेलिंग हो जाता है। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स होते हैं आपके कौन कौन से, जिसे हम क्या कहते हैं? सैलिवरी एमिलेज जनरेट्स अराउंड 1.7 लीटर्स ऑफ सलाइवा डेली आप जनरेट करते हो, खत्म। नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट इच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कहाँ से रॉ मटेरियल मिलते हैं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता है ना कि इसको करने से पहले हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस कहलाती है जिसमें ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हो, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एयर, है ना, वो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन कौन सी सामग्री कहाँ कहाँ से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं पौधे? वो लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और किसकी हेल्प से लेते हैं? स्टोमेटा। वाटर की बात करें तो वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर का यूज़ कहाँ से करते हैं? तो रूट्स जो रहती है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सॉइल मतलब मिट्टी, है ना। तो रूट्स का काम क्या रहता है कि सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद लीफ तक पहुंचाना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम कि सनलाइट की। तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सोलर एनर्जी मिलती है सन से। तो सनलाइट अगर आ जाएगी कहाँ से मिलेगी? तो सनलाइट कहाँ से मिलती है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों का कलर कैसा रहता है? ग्रीन रहता है, जिस वजह से सनलाइट जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो 3 आपको लर्न हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से, वाटर मिलती है आपको कहाँ से? सॉइल से, और सनलाइट मिलती है आपको सन से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन देख लीजिए। जो ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, और जो एरो बना हुआ है वहाँ पर इनके नेम आएंगे। तो ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। न्यूरॉन का डायग्राम है नेक्स्ट इसके और में। तो ये आपको बनाना बेटा 4 मार्क्स के, तो आपके डायग्राम ही आ रहे हैं। सोचो आप, तो अगर डायग्राम ही और ये रिपीट होते ही डायग्राम, तो इन्हें आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। ओके, लिख देते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम बेसिकली कहते हैं क्या?
आर प्रोपोर्शनल एल, या फिर हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, तो देखो वायर की लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर वायर की लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। बस इतना सा लिखना है। When length of wire is increased then resistance is also increased. When length of wire is decreased then resistance is also decreased. खत्म लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट क्या था हमारा लेंथ, सेकेंड एरिया। तो हम क्या लिखते हैं इसे, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे कि एक चीज़ बढ़ेगी इसमें तो दूसरी कम होगी। मान लीजिए आपका एक हाथ आप ऊपर कीजिए, दूसरे हाथ को नीचे ही रखिए, तो ऐसा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम, दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली कम। इसके बाद आ रहा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ मैंने अभी आपको समझा दिया है ना, समझा था ना लेंथ की। वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होता है वो लिखा हुआ था, आपने समझ लिया होगा। फिर हम करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए कोई कॉपर वायर है, हीटिंग में जो वायर यूज़ करें और वो अलग होते हैं, या बल्ब को जो जलाने में हम यूज़ करते हैं वो अलग होते हैं। तो आप इसे बस इतना ही लिख सकते हो। कौन कौन से पॉइंट आप लिखोगे, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इन्हें थोड़ा सा आप अगर डिटेल में डिटेल कर दो आप एक्सप्लेनेशन, तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज ये वो बच्चों के लिए सिर्फ ये पॉइंट लिखे मैंने जो बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में कुछ नहीं से कुछ तो पढ़ ले हो, है ना। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा इसके और में ड्रॉ एनी 4 सिम्बॉल्स ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई से भी 4 विद्युत परिपथ में उपयोगी होने वाले अवयव के प्रतीक बनाइए। तो ये हमने ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि 2019 और 2020 में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर ही है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 19 में भी आया था और 20 में भी आया। तो ये आपको सारे सिंबल लर्न करना है। जैसे कि फर्स्ट बात करें हम इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल में आपको दिख रहा होगा एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है। बड़ी की साइड लिखा हुआ है प्लस, छोटी की साइड लिखा हुआ है माइनस। सेल में ऐसे ही होता है कि एक बड़ा और एक छोटा ही होता है। बैटरी में ऐसा नहीं होता, बैटरी में एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ऐसा। प्लग की में आप देख लीजिए ओपन रहता है। स्विच की में क्या रहता है, बीच में हम एक डॉट लगा देते हैं। वायर जॉइंट में कैसा रहता है कि एक लाइन खींची और फिर डॉट करके ऐसा। इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम देख लीजिए, अमीटर देख लीजिए, रेजिस्टेंस देख लीजिए कैसे बनती है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। 4 मार्क्स का था ये भी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 नंबर का आ रहा है हमारा, राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो देखो कौन कौन सी हो जाएगी कि शाइनी इन नेचर होता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, रूम टेम्परेचर जो रहता है कि इट इज़ इन सॉलिड फ्रॉम एक्सेप्ट फ्रॉम मरकरी, सॉलिड होता है मरकरी के एक्सेप्ट में, और ओपेक होता है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ले तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में सिर्फ कौन सी पूछी थी, फिजिकल, तो आपको सिर्फ ये लिखना है। क्वेश्चन में अगर केमिकल पूछ ले तो आपको फिर ये लिखना है। और अगर पूछ ले डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो फिर तो आपको दोनों के डिफरेंस बताने। जैसे कि अगर आप ये लिखोगे ना तो जस्ट जब नॉन मेटल लिखोगे तब नॉट लगा देना, बाकी और ऐसा कैसे ही रहने देना, ठीक है। इसके और वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसके और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि राइट एनी, ये तो हो गया सॉरी, ऊष्मा के अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो ये मैंने लिखे हुए इतने सारे, सिर्फ 2 ही बोले थे, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। इसी में बी वाला बोला है ध्वनिक, खनिज और गेंग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द सोनोरस, मिनरल एंड गेंग। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नॉट ओनली 10th क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए कि क्या होता है ये सब। तो देखो अगर हम इसको समझें तो आप ये जानते हो कि हर चीज़, कोई सी भी चीज़ हो, किससे मिलकर बनी है, धातु से मिलकर बनी है। अब बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है, एक मेटल की प्रॉपर्टीज़ है ये, जो मेटल जो छन छन की जो आवाज़ आती है ना उस, अब जैसे कि देखो सोनोरस क्या होता है कि एक मेटल की आवाज़ होती है, जैसे कि वो छन छन की जो आवाज़ आती है उसमें से जो वो आवाज़ निकलती है मेटल में से, जब मेटल को हम मारते हैं तब, है ना, फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। मिनरल की बात करें तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर में हमें मिल जाता है। मेटल है उसके कंपाउंड का एक सब्सटेंस होता है ये, जो कि हमारी अर्थ में प्रेजेंट होता है।
उसे ही हम क्या कहते हैं, मिनरल। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैंग की। तो गैंग का काम क्या रहता है, तो गैंग का काम ये रहता है कि पृथ्वी से जो हमारे कहे तो जो खनिज या फिर अयस्कों में जो मिट्टी, रेत आदि जैसी कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, उस इम्प्योरिटी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग। तो होपफुली आपको सोनोरस, मिनरल और गैंग समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे समअप करूँ मैं, तो समअप में आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी की खुदाई से जो तत्व हमें मिलते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज। अब बात करते हैं हम अयस्क की, मतलब ओर की। तो ओर का काम क्या रहता है, तो ओर का काम क्या रहता है कि कभी कभी पृथ्वी की जो हम खुदाई करते हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप के आपको कुछ मेटल मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओर। तो अभी हमसे अयस्क का तो पूछा नहीं था कि ओर क्या होता है, हमसे तो पूछा था कि मिनरल, सोनोरस और गैंग को परिभाषित कीजिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और सोनोरस का काम क्या रहता है कि जब भी कुछ एक आवाज़ आती है, जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी हम मेटल को जब पीटते हैं, फिर मेटल्स को जब टकराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, 2019 में भी आया था ये, तो एक बार आप देख लीजिए इसे। उसके बाद है इसी के और वाला कि वाला क्वेश्चन इसी के और वाला होगा, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो ये इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए फिर भी मैंने एक स्लाइड ली है, आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। 5 मार्क्स का था ये आंसर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 22 कि डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करो, तो बस इतना सा आप लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल ही क्या कहलाती है, हमारी पावर ऑफ लेंस। सी में इसका बी वाला बोला था कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो देखो क्या लिखा, कॉन्केव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। हम जानते हैं कि कॉन्केव लेंस की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, सो इट इज़ टू बी रिटन विद द माइनस साइन, इसलिए हमने इसे माइनस साइन में लिखा, -2। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, P = 1/f, ये आंसर आ गया। 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। इसके बाद इसके और वाला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये भी 2019 में आ चुका क्वेश्चन, मैंने डिटेल में आपको फोकल ऑफ लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल ये सब समझाया था, एक बार देख लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लिखा, फोकल ऑफ लेंथ ये लिखा। उसके बाद इसी के और में आया था कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। एक कहें तो एक गोले दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 2019 में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो ये बहुत आसान है। पर देखिए हम जानते हैं कि F = क्या होता है, R/2, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो F हम R हमें दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 20/2, इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और एक बात और अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने जब पेपर को आप अच्छे से देखोगे तो आप देख पाओगे कि 2019 और 20 का बहुत ज़्यादा सिमिलर पेपर था, और होपफुली 21 में भी सिमिलर ही आएगा। तो अगर आप ये दोनों पेपर अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका 2021 का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा।